हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आप सभी के मन में एक प्रश्न उठता होगा कि सर हम करंट अफेयर्स कहाँ तक पढ़ें? 2021 के ही पढ़े, 2020 के ही पढ़े, या इनसे पहले जो पुराने वर्ष के करंट अफेयर है वह भी पढ़ें? तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि उत्तराखंड के आयोग का यानी यूकेएसएससी का आप कुछ भी भरोसा नहीं कर सकते। वे पुराने पुराने करंट अफेयर भी पूछता है। जैसे अभी आपको ध्यान होगा, 2017 का भी करंट अफेयर पूछा गया था जो कनिष्ठा का एग्जाम में हुआ था। तो पुराने करंट अफेयर भी पूछते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि जो पुराने से पुराने करंट अफेयर है वह भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करें। वैसे तो दोस्तों, जो 2013-14 की जो घटनाएं थी, करंट अफेयर की घटनाएं थी, वह अब जीएस का पार्ट बन चुकी हैं। फिर भी दोस्तों, जो 2013-14 में जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं उनको हम यहाँ पे आपके सामने करंट अफेयर के रूप में रखने वाले हैं। ये ज्यादा घटनाएं नहीं होंगी, ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नहीं है। फिर भी दोस्तों, इनकी जो डिटेल व्याख्या होगी, डिटेल डिस्कशन होगा, वह बेहद महत्वपूर्ण है। तो हम यही शुरुआत करेंगे दोस्तों। 2013-14 की इंपॉर्टेंट घटना है। 2013-14 का हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हम 10 क्वेश्चन लेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन है, और उसके बाद यानी दूसरी सीरीज होगी, दूसरा पार्ट होगा इसका, वहां पे भी हम 10 क्वेश्चन लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उनकी डिटेल व्याख्या आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, डिटेल व्याख्या से एक ना एक प्रश्न बनने के एग्जाम में बहुत ज्यादा संभावना है। तो शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट में। मैं हूं मोहित सिंह रावत। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में एसटीपीएफ यानी स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना की गई। तो दोस्तों, जैसे ऑप्शन है आपके पास 2012, 2015, 2013, 2014। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप सभी जानते हैं, आसान प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर है वो 2013 है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, इसकी जो अब एक्सप्लेनेशन है, जो डिटेल व्याख्या है, वो इंपॉर्टेंट है। यानी आप कॉर्बेट नेशनल पार्क से जो अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रश्न है जो अब बन सकते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे दोस्तों, अगर हम बात करें, सबसे पहले ये आप सभी जानते हैं कि 1935-36 के आसपास में जो राष्ट्रीय उद्यान है यानी जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसकी स्थापना हुई थी। और उस समय इसका नाम जो संयुक्त प्रांत के जो गवर्नर थे यानी सर मैल्कम हेली के नाम पर इसका नाम रखा गया था। और फिर आगे चलकर दोस्तों 1954 में इसका नाम हेली से बदलकर क्या कर दिया गया था, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। और फिर आगे चलकर उसका नाम क्या कर दिया गया था, 1957 में कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। ये दोस्तों, ये तो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। इसके साथ ही आपको यह भी मालूम होगा कि 1973 यानी 1 नवंबर 1973 को यह भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो 1 नवंबर 1973 को जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यह तो आप सभी को मालूम होगा दोस्तों। लेकिन इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जैसे बात करें कि 1996 में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को अपने अस्तित्व की हीरक जयंती मनाई। यानी अगर हम डायमंड जुबली की बात करें दोस्तों, तो डायमंड जुबली कॉर्बेट नेशनल पार्क की वर्ष 1996 में मनाई गई थी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की बात करेंगे, तो प्रोजेक्ट टाइगर का जो वर्ष घोषित किया गया था यह 1998 में किया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा दोस्तों जैसे बात करें 2010 में, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, कि कॉर्बेट नेशनल पार्क को बाघ संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट के रूप में भी इसे प्रशंसित किया गया था। तो कुछ अन्य इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे इन फैक्ट को। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि हीरक जयंती यानी जो डायमंड जुबली कब मनाई गई थी, 1996 में। इसके अलावा दोस्तों एक प्लेटिनम जुबली है, वे भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आप यहाँ पे देखिए दोस्तों कि नवंबर 2011 को कॉर्बेट पार्क ने अपने प्लेटिनम जुबली यानी 75 साल के अस्तित्व का जश्न मनाया था। तो पूछा जाएगा कि कॉर्बेट नेशनल पार्क ने अपना जो प्लेटिनम जुबली है किस वर्ष मनाई और कब मनाई। आपको एग्जैक्ट मंथ भी पूछ सकता है, तो नवंबर 2011 है। लेकिन जो राज्य सरकार थे उस समय, जैसे हम बात करें मुख्यमंत्री द्वारा, अगस्त 2011 में भी उन्होंने एक उद्घाटन किया था और नवंबर 2011 में इसकी प्लेटिनम जुबली मनाई गई थी। और इसमें यानी जब अगस्त 2011 को मुख्यमंत्री द्वारा प्लेटिनम जुबली मनाने की घोषणा की गई थी, उद्घाटन किया गया था, तो बाघ संरक्षण अभियान के तहत जो भारतीय क्रिकेट टीम यानी महेंद्र सिंह धोनी जो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, उन्हें यहाँ पे इसका ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया था। तो यह दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कॉर्बेट नेशनल पार्क से। चलेंगे साथियों दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि राज्य के प्रथम सेवा के अधिकार आयुक्त की नियुक्ति कब की गई थी? जुलाई 2013, जुलाई 2014, जुलाई 2015। तो दोस्तों वैसे तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस समय का करंट अफेयर था, ये पूछा नहीं जाएगा, बहुत कम चांस है, रेयर चांस है कि ये पूछा जाए। फिर भी दोस्तों इसका तो राइट आंसर हो गया जुलाई 2014। लेकिन दोस्तों अब इसकी जो व्याख्या होगी वह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से एक प्रश्न आप अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले दोस्तों यही प्रश्न बनेगा कि
दोस्तों मैं इसके आपके लिए यहाँ पे लिखना भी चाहूंगा, जिससे कि आपको पूरा समय मिले मेरे साथ लिखने के लिए। तो दोस्तों आपको मैं एडवाइस करूंगा कि पेन कॉपी हाथ में ले और मेरे साथ इसे नोट डाउन करें। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न ये बनेगा कि राज्य का जो यानी उत्तराखंड सेवा का अधिकार जो अधिनियम आया था, एक्ट आया था, कब आया था? तो दोस्तों यहां पे लिखता हूं मैं, उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम, सेवा का अधिकार। तो दोस्तों राइटिंग पे बिल्कुल मत जाना, पेड में लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है, फिर भी दोस्तों आपके लिए लिख रहा हूं जिससे आपको पूरा समय मिले। तो उत्तराखंड सेवा का अधिकार जो एक्ट आया था दोस्तों, वह कब आया था? वह आया था 2011 में। तो उत्तराखंड सेवा का अधिकार जो एक्ट आया था, यह आया था 2011 में। और इस समय जो इन आयुक्त की बात की गई थी, यानी कितने सदस्य आयुक्त बनाने की बात की गई थी दोस्तों, तो ये 3 सदस्य आयुक्त बनाने की बात की गई थी, यानी 1+2, यानी एक तो मुख्य आयुक्त होगा और दूसरे 2 अन्य आयुक्त होंगे। तो उत्तराखंड सेवा अधिकार एक्ट 2011 में आया था। तो इसके माध्यम से 3 आयुक्त सदस्य बनाने की बात की गई थी, एक मुख्य आयुक्त और दूसरा 2 अन्य आयुक्त। अब साथियों ये तो ये हो गए, लेकिन दोस्तों यहां पे इस समय मुख्य आयुक्त की नियुक्ति नहीं की गई थी। फिर उसके बाद यानी उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम संशोधन अधिनियम दोस्तों, संशोधन, तो संशोधन अधिनियम आया था, अमेंडमेंट हुआ था यहाँ पे। और ये जो एक्ट आया था, ये आया था 2014 में। और इस समय ये 3 सदस्य आयोग का गठन किया गया था और 1+2 यानी एक मुख्य आयुक्त होगा, 2 अन्य आयुक्त होंगे। तो प्रश्न ये बनेगा कि प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे, यानी उत्तराखंड राज्य के जो सेवा का अधिकार अधिनियम आया था उसके प्रथम आयुक्त कौन थे? तो पहले आयुक्त की बात करें दोस्तों, उनका नाम क्या था? उनका नाम था आलोक कुमार जैन। क्या नाम था? आलोक कुमार जैन। तो आलोक कुमार जैन दोस्तों आपको यहां पे ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये तो प्रश्न बन गया पहला वाला, यानी करंट अफेयर के हिसाब से बन गया ये प्रश्न। लेकिन अब ये बनेगा कि वर्तमान में कौन है। तो अगर वर्तमान में बात करें दोस्तों, तो वर्तमान की बात करते हैं, तो वर्तमान नाम भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान नाम है दोस्तों, वह है एस रामास्वामी। क्या नाम है? एस रामास्वामी। तो एस रामास्वामी वर्तमान में मुख्य जो सेवा का अधिकार है उसके आयुक्त हैं, एस रामास्वामी। तो दोस्तों यानी यहां से तो ये हो गया। अब दोस्तों थोड़ा और डीप प्रश्न बने, मैंने एक बार एग्जाम में देखा था, यह प्रश्न बन भी चुका था दोस्तों। प्रश्न यह था कि स्वराज भ्रष्टाचार उन्मूलन और जन सेवा जो अनुभाग है उसका गठन कब हुआ था? तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, जब यह संशोधन हुआ, यानी ये वाला संशोधन हुआ, तो इस संशोधन के माध्यम से सुराज, ध्यान रखो दोस्तों, सुराज हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, सुराज हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार उन्मूलन, भ्रष्टाचार उन्मूलन, और इसके अलावा दोस्तों जन सेवा, यानी 3 विभाग जोड़े गए थे, जन सेवा अनुभाग। तो ये 3 विभाग जोड़े गए थे और यह अधिनियम आया था 13 मार्च 2014 को, 13 मार्च 2014 को। दोस्तों ये आयोग की जो वेबसाइट है यहां से ऑफिशियली पिकअप किया गया है, तो इसलिए डाटा ऑथेंटिक है। तो स्वराज भ्रष्टाचार उन्मूलन जन सेवा जो अनुभाग की बात करेंगे, तो ये एक अधिनियम आया था 13 मार्च 2014 को, तो गठन किया गया था। तो यह पूछा जाएगा कि स्वराज भ्रष्टाचार उन्मूलन जन सेवा का आयोग का जो गठन किया गया था, यानी विभाग का जोड़ा गया था भारत के उत्तराखंड के राज्य के अनुभाग में, तो ये 13 मार्च 2014 को जोड़ा गया था। तो इस प्रश्न से दोस्तों यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना आपको। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, चंडी प्रसाद भट्ट जी को किस वर्ष गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों हमने जैसे कहा था कि हम 2013-14 के प्रश्न देख रहे हैं, यानी 2013-14 के जो करंट अफेयर देख रहे हैं, तो उसी के आसपास चंडी प्रसाद भट्ट जी को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट जी के बारे में आप डिटेल डिस्कशन देख लेना। मैं यहाँ पे गांधी शांति पुरस्कार से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह आपको डिस्कस कराऊंगा। खैर इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों, चंडी प्रसाद भट्ट जी की, तो चंडी प्रसाद भट्ट जी को जो गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह कब किया गया था आपको ध्यान रखना है, जुलाई 2014 में। कब किया गया था? जुलाई 2014 में। लेकिन दोस्तों यह जो गांधी शांति पुरस्कार था यह 2013 का था, यानी जो गांधी शांति पुरस्कार था यह 2013 का था और जुलाई 2014 में चंडी प्रसाद भट्ट जी को यह गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब दोस्तों गांधी शांति पुरस्कार की बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको यहां पे यह बता दूं, गांधी शांति पुरस्कार बहुत बड़ा अवार्ड है, बहुत बड़ा अवार्ड। यह महात्मा गांधी जी की 125वीं जयंती पर, यानी वर्ष 1995 में, वर्ष 1995 में से यह पुरस्कार देने की शुरुआत की गई थी। और जो सबसे पहला यह पुरस्कार दिया गया था वह किसे दिया गया था? वह आपको ध्यान रखना, वह दिया गया था जूलियस, किसको दिया गया था? जूलियस
रेरे, तो जूलियस नायरेरे को यह पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था दोस्तों। बहुत बड़ा अवार्ड है दोस्तों। वर्तमान में इसकी जो राशि है गांधी शांति पुरस्कार की, वो 1 करोड़ रुपए दी जाती है। तो जूलियस नायरेरे को सबसे पहले यह दिया गया था। अब प्रश्न बनता है कि जूलियस नायरेरे कौन थे? तो दोस्तों जूलियस जो नायरेरे थे वह तंजानिया के राष्ट्रपति थे। तो गांधी शांति पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? वर्ष 1995 में जूलियस नायरेरे को दिया गया था। और गांधी जी की 125वीं जयंती पर यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई और दिया गया था। तो यहां से यह हो गया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट जो करंट अफेयर का है कि वर्ष 2020 का जो गांधी शांति पुरस्कार है किसे दिया गया? तो यह दिया गया दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है और आने वाले एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, यह है शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर, तो शेख मुजीबुर रहमान, तो शेख मुजीबुर रहमान जो जिन्हें हम बांग्लादेश का पिता भी कहा जाता है, जनक भी कहते हैं, उन्हें यह दिया गया। यह 2021 में दिया गया, 2020 का था। तो शेख मुजीबुर रहमान, तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, शेख मुजीबुर रहमान को 2020 का गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा दोस्तों अगर 2018 का पूछे तो वैसे तो कम पूछा जाएगा, लेकिन अगर फिर भी 2018 का पूछे तो वहां पे आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों कि 2018 का किसे दिया गया था? यह दिया गया था योही सासाकावा। योही सासा कावा, तो योही सासा कावा को 2018 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। ये जापान से संबंधित है, जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा। 2020 का शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था, जिन्हें हम बांग्लादेश का जनक भी कहते हैं। बंग बंधु नाम इनका प्रसिद्ध है दोस्तों। और सबसे पहला जूलियस नायरेरे 1995 में गांधी जी की 125वीं जयंती के रूप में शुरुआत की गई थी। और चंडी प्रसाद भट्ट जी की बात करें तो जुलाई 2014 में दिया गया था और 2013 का था ये। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 से यही। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, पांचवी अस्कोट अराकोट यात्रा किस तिथि को शुरू हुई थी? दोस्तों ये सारे 2014 के 13 के जो करंट अफेयर है तो यानी यही होंगे। तो इसमें 2015 वाला ऑप्शन तो अपने आप कट हो जाएगा, 2016 वाला भी अपने आप कट हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह आपको ध्यान रखना है, वह क्या है? 25 मई 2014, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों जो बी है इसका राइट आंसर है। अब दोस्तों जब आप यहाँ पे 25 मई देख रहे होंगे तो आपके मन में एक ऑप्शन आ रहा होगा, एक प्रश्न क्लिक कर रहा होगा कि सभी में 25 मई क्यों दिया गया है और 25 मई इंपोर्टेंट क्या है। तो दोस्तों यहां पे आपको बता दूं, 25 मई आपको ध्यान आ रहा होगा कि 25 मई 1916, 25 मई 1916। अब आपको याद आ गया होगा कि 25 मई 1916 यानी इस समय जो श्रीदेव सुमन जी है उनका जन्म हुआ था। तो श्रीदेव सुमन जी के जन्म के उपलक्ष्य में ही जो अस्कोट अराकोट यात्रा है इसकी शुरुआत की गई थी। तो ध्यान रखना दोस्तों, 25 मई 1916 को श्रीदेव सुमन जी का जन्म हुआ था और 25 मई यानी श्रीदेव सुमन के जन्म तिथि पर ही, उनके जन्म के उपलक्ष्य पर ही इस अस्कोट अराकोट यात्रा की शुरुआत की गई थी। अस्कोट की बात करेंगे ये पिथौरागढ़ में पड़ता है और अराकोट की बात करेंगे दोस्तों ये कहां पे आता है? उत्तरकाशी में आता है। अब दोस्तों जो अस्कोट अराकोट यात्रा है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, जो इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। जैसे बात करें सबसे पहले, तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो ये पांचवी अस्कोट अराकोट जो यात्रा शुरू हुई थी वो किस स्थान से हुई थी। तो वह जो स्थान था दोस्तों, उस स्थान का नाम था पांगू। और पांगू कहाँ? ये अस्कोट में, अस्कोट यानी पिथौरागढ़ में। तो अस्कोट के पांगू से ये यात्रा शुरू हुई थी। कब हुई थी आपने यहाँ पे देख लिया दोस्तों, 25 मई 2014 को शुरू हुई थी। और कहां तक गई थी यात्रा? 7 जुलाई 2014 तक, 7 जुलाई 2014 तक। तो 7 जुलाई 2014 तक अस्कोट अराकोट यात्रा की ये जो यात्रा थी रही थी। पांगू अस्कोट से शुरू हुई थी, 7 जुलाई 2014 तक अराकोट तक गई थी, यानी उत्तरकाशी तक गई थी। अब दोस्तों यानी ये तो ये हो गया अराकोट। अब दोस्तों यानी यहां पर तो ये हो गया। अब प्रश्न बनता है कि ये कितने राज्यों से होकर गई थी। तो दोस्तों आपको यहां पे ये भी ध्यान रखना है, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है। जैसे आयोग प्रश्न पूछ सकता है कि ये 7 जिलों से होकर गुजरी थी। कितने जिलों से? 7 जिलों से होकर गुजरी थी दोस्तों। अब अस्कोट अराकोट यात्रा कब शुरू हुई थी, किसके द्वारा शुरू की गई थी, यह भी इंपोर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले बात करें दोस्तों, यह जो यात्रा शुरुआत की गई थी यह की गई थी पहाड़ संस्था द्वारा। पहाड़ नहीं दोस्तों, इंग्लिश में इसका नाम है PAHAR यानी पहाड़। और इस पहाड़ का अपने आप में एक फुल फॉर्म है। तो आप पूछोगे सर कि ये फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है, आपको ध्यान रखना है, पीपुल एसोसिएशन फॉर हिमालय एरिया रिसर्च। क्या है दोस्तों? यहां पे लिखता मैं आप लिख के लिए, एसोसिएशन फॉर हिमालय एरिया रिसर्च। क्या है दोस्तों? पीपुल, मैं आपके लिए लिखता है यहां पे, पीपुल एसोसिएशन, पीपुल एसोसिएशन, पीपुल एसोसिएशन फॉर हिमालय, फॉर हिमालय।
तो पीपुल एसोसिएशन फॉर हिमालय दोस्तों एरिया रिसर्च, एरिया रिसर्च। तो दोस्तों आपको यहां पे ध्यान रखना है, पीपुल क्या है पूरा नाम, पीपुल एसोसिएशन फॉर हिमालय एरिया रिसर्च। तो पहाड़ का ये हो गया। कब इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, तो यह भी आपको ध्यान रखना है, 1974 में इसकी शुरुआत की गई थी, 1974 में। तो 1974 में पहाड़ एसोसिएशन यानी इसकी स्थापना की गई थी, यह भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 25 मई 1974 को इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी, 25 मई को। तो आप दोस्तों समझ चुके होंगे 25 मई क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 25 मई को स्वामी सीधे सुमन जी का जन्म हुआ था, और इसी के उपलक्ष्य में शेखर पाठक जी द्वारा, इस संस्था के द्वारा, यानी शेखर पाठक जी की संस्था है पहाड़, उसके द्वारा अस्कोट अराकोट यात्रा की शुरुआत की गई थी। अब दोस्तों लगभग बात की जाए तो बहुत लंबी यात्रा है, पैदल यात्रा है, और लगभग 1000 किलोमीटर की यह लंबी यात्रा है, जो लगभग 45 दिन के आसपास चलती है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, गंगा जागरण अभियान की शुरुआत किस तिथि को की गई थी। 2014 का ही प्रश्न है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह आपको ध्यान रखना है, जो गंगा जागरण अभियान की शुरुआत की गई थी, वह की गई थी दोस्तों 28 जून 2014 को। तो 28 जून 2014 इसका राइट आंसर है। अब दोस्तों इससे जो अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट है वह भी आपको डिस्कस कराता हूं, ये परीक्षा वाणी में आपको आसानी से मिल जाएंगे। जैसे सबसे पहले दोस्तों कि गंगा एक्शन प्लान कब आया था। सबसे पहला जो गंगा एक्शन प्लान, तो पूछा जाएगा कि गंगा से संबंधित है तो गंगा एक्शन प्लान, तो गंगा एक्शन प्लान की बात करेंगे, तो गंगा एक्शन प्लान की बात करेंगे दोस्तों, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 14 जून 1985। तो गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 14 जून 1985 को हुई थी, राजीव गांधी जी के समय में हुई थी। इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनता है, कई बार बन भी चुका है, कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था। तो आप सभी जानते हैं 4 नवंबर 2008 को। तो 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यानी ये हो गया, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यानी ये हो गया। इसके बाद दोस्तों एक है कि राष्ट्रीय गंगा नदी प्राधिकरण का गठन कब किया गया था, यानी राष्ट्रीय गंगा नदी प्राधिकरण, राष्ट्रीय गंगा नदी प्राधिकरण। तो राष्ट्रीय गंगा नदी प्राधिकरण का गठन कब किया गया था दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है यह कब किया गया था, यह भी 2008 में किया गया था, 2008 में किया गया था। और इसके अलावा दोस्तों बात करें स्वच्छ गंगा मिशन, स्वच्छ गंगा मिशन की बात करेंगे, तो स्वच्छ गंगा मिशन यह भी इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ गंगा मिशन, स्वच्छ गंगा मिशन दोस्तों, यहाँ पे गंगा से संबंधित यानी गंगा नदी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सभी को मैं आपके सामने एक साथ यहाँ पे नोट करा रहा हूं, जिससे आपको याद करने में आसानी रहे। तो दोस्तों यह है, जैसे हम बात करें स्वच्छ गंगा मिशन, तो स्वच्छ गंगा मिशन, तो स्वच्छ गंगा मिशन की बात करें दोस्तों, तो स्वच्छ गंगा मिशन की बात करें, ये अक्टूबर 2009 में कब हुआ था दोस्तों, अक्टूबर 2009 में। तो यानी यहां से एक प्रश्न और हो गया। अब दोस्तों एक प्रश्न और है दोस्तों, स्पर्श गंगा अभियान, स्पर्श गंगा अभियान, यह प्रश्न बन भी चुका है दोस्तों, स्पर्श गंगा अभियान। तो स्पर्श गंगा अभियान की बात करेंगे दोस्तों, इसकी एग्जैक्ट डेट आपको ध्यान रखनी है, यह है 17 दिसंबर 2009। तो 17 दिसंबर 2009, तो 17 दिसंबर 2009 की बात करेंगे दोस्तों, स्पर्श गंगा अभियान की शुरू हुई थी। और स्पर्श गंगा जो दिवस मनाया जाता है, स्पर्श गंगा अभियान जो दिवस मनाया जाता है वो 17 दिसंबर को मनाया जाता है, यह भी आप जानते होंगे। अब इसके अलावा दोस्तों एक प्रश्न हाल ही में बना था, जब फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था, तो वहां पे एक प्रश्न बना था कि नमामि गंगे प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में जो नमामि गंगे, यानी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है नमामि गंगे, तो नमामि या नमामि गंगे की बात करेंगे दोस्तों, नमामि गंगे प्रोग्राम। तो नमामि गंगे प्रोग्राम की बात करेंगे दोस्तों, इसकी जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 7 जुलाई 2016 को। तो 7 जुलाई 2016 को हरिद्वार के ऋषिकुल से यह शुरुआत की गई थी। तो नमामि गंगे प्रोग्राम की शुरुआत दोस्तों 7 जुलाई 2016 में हुई थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यानी यहां से तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो चुके हैं, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गैरसैंण में पहली विधानसभा सत्र की शुरुआत कब हुई थी, यह भी उस समय का करंट अफेयर है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तो दोस्तों अब वैसे करंट अफेयर थे, अब ये जीएस का पार्ट हो चुके हैं और इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुके हैं। जैसे गैरसैंण की बात करें, गैरसैंण में पहली विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई थी। अब दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, सभी ऑप्शन मैंने आपको 9 से 11 दिए हैं, तो 9 से 11 तो आपको डेट एग्जैक्ट ध्यान रखनी है, यानी 9 से 11, 9 से 11, 9 से 11, 9 से 11, यानी ये तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि 9 से 11 तिथि थी। अब कौन सी तिथि थी यह भी आपको ध्यान रखना है, नवंबर था, दिसंबर था, जून था, ये वगैरह आपको ध्यान रखनी है। तो
9 से 11 जून 2014। तो 9 से 11 जून 2014 इसका राइट आंसर है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे आप कंफ्यूज कैसे हो गए? देखिए दोस्तों कि एक तो आप नवंबर मत लगाना, क्योंकि गैरसैंण विधानसभा का जो सत्र होगा वह ग्रीष्मकालीन होगा, तो नवंबर में तो अपने आप ही नहीं आएगा, क्योंकि नवंबर में ठंड होती है। तो गैरसैंण में ठंड होगी तो नेता लोग है वहां जाएंगे नहीं। तो नेता लोग कब जाएंगे? जब गर्मी होगी। तो गर्मी यानी जून के महीने में। तो 9 से 11 जून 2014 को गैरसैंण में पहली विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई थी, यानी यहां से हो गया। अब दोस्तों गैरसैंण से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वह भी यहाँ पे नोट डाउन कराता हूं, मैं आपको एक साथ नोट डाउन कराता हूं। जैसे सबसे पहले बात करें दोस्तों, गेट से संबंधित यही हो गया कि सबसे पहले जो उत्तराखंड क्रांति दल था, तो उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी, उत्तराखंड क्रांति दल, उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा सर्वप्रथम 1992 में, कब? 1992 में एक ब्लूप्रिंट जारी किया गया था और गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात की गई थी। तो उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा 1992 में एक ब्लूप्रिंट जारी किया गया और गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात की गई और गैरसैंण का नाम चंद्रनगर रखा गया, यानी चंद्रनगर रखने का प्रस्ताव रखा गया। तो यानी एक ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि विधानसभा भवन का शिलान्यास कब हुआ था। तो विधानसभा भवन का शिलान्यास यहां पे लिखा दोस्तों विधानसभा भवन, तो विधानसभा भवन का शिलान्यास। तो शिलान्यास की बात करेंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है शिलान्यास की बात करेंगे तो उसकी भी एग्जैक्ट तिथि दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वह है 14 जनवरी 2013। 14 जनवरी 2013। तो 14 जनवरी 2013 को, 14 जनवरी 2013 को जो विधानसभा है यानी गैरसैंण विधानसभा है उसके भवन का शिलान्यास किया गया। और भूमि पूजन की बात करें दोस्तों तो भूमि पूजन कब किया गया? ये 9 नवंबर को किया गया, 9 नवंबर 2013 को किया गया था। तो भूमि पूजन 9 नवंबर 2013 को किया गया था। विधानसभा भवन का जो शिलान्यास किया गया था वो 14 जनवरी 2013 को किया गया था, यानी यहां से ये हो गया। अब दोस्तों इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि आपको मालूम होगा दोस्तों कि 4 मार्च 2020 को, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 4 मार्च 2020, 4 मार्च 2020। दोस्तों आप सारी डेट भूल जाओ लेकिन इस डेट को बिल्कुल मत भूलना। 4 मार्च 2020 को त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा यानी टीएस रावत जी द्वारा गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। किसके द्वारा? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा, जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा 4 मार्च 2020 को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित किया था? तो एग्जैक्ट डेट आपको ध्यान रखनी है 4 मार्च 2020 को। तो 4 मार्च 2020 को दोस्तों यह आपको ध्यान रखना है, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो यह दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, यह आपको यहां से ध्यान रखने हैं। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है, इसके दोस्तों मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं कि अरविंद मिश्रा प्रसिद्ध हैं। दोस्तों ये उसी समय का करंट अफेयर है और अरविंद मिश्रा की बात करें दोस्तों, इनका संबंध की बात करें दोस्तों, जो देहरादून में एक यूनिवर्सिटी है आप सभी को मालूम होगा, ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय। क्या है दोस्तों? ग्राफिक यानी ग्राफिक एरा। तो ग्राफिक एरा जो विश्वविद्यालय है दोस्तों, वहां के ये टीचर थे, अध्यापक थे और इनके द्वारा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, इसलिए यह नाम मैंने आपके सामने रख दिया दोस्तों। भले ही करंट पर बहुत पुराना है, फिर भी दोस्तों एक बार एक नजर देखने में कोई बुराई नहीं है। अगर बाय द वे प्रश्न आ जाए तो क्लिक कर जाए माइंड में और एक प्रश्न बन जाए। तो एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये भी ध्यान रख लीजिए। अरविंद मिश्रा जी की बात करें तो ये ग्राफिक एरा जो विश्वविद्यालय है देहरादून में, उसके क्या थे? एक टीचर थे, अध्यापक थे और इन्होंने मार्च 2014 में, कब? मार्च 2014 में। तो मार्च 2014 में दोस्तों एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था और वह रिकॉर्ड क्या था? इन्होंने लगभग 139 यानी 139 घंटे और कितना? 139 घंटे और इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है और 50 मिनट, लगभग 49 मिनट था, तो लगभग 50 मिनट। तो इन्होंने इतने घंटे और इतने मिनट तक लगातार पढ़ाया। तो अरविंद मिश्रा, तो यह भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अरविंद मिश्रा का संबंध किससे है? ये टीचर थे, ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय के टीचर थे। मार्च 2014 में इन्होंने इतने समय तक यानी 139 घंटे 50 मिनट तक लगातार पढ़ाने का कार्य किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। तो यानी यहां से आपको यह ध्यान रखना है। आठ है दोस्तों, नंदा राज्य यात्रा की शुरुआत 2014 में किस तिथि से हुई थी? तो दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसके भी मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं, क्योंकि मैं चाहता दोस्तों कि आप ऑप्शन में कंफ्यूज ना हो। ये बेहद बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नंदा राज्य यात्रा की शुरुआत की बात करेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह कौन सा है? वह है 18 जुलाई। क्या है?
18 जुलाई 2014। तो 18 जुलाई 2014 को नंदा राज्य यात्रा की शुरुआत हुई थी और यह कब से कब तक थी, यानी 6 अगस्त तक, 6 अगस्त 2014 तक। तो 18 जुलाई 2014 से नंदा राज्य यात्रा शुरू हुई थी और 6 अगस्त 2014 को यह समाप्त हुई थी। अब दोस्तों नंदा राज्य यात्रा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वह देखते हैं। जैसे 2014 में तो होगी और जो नेक्स्ट होगी दोस्तों वह बोला जाएगा कि 2026 में होगी, लगभग 12 वर्ष में होती है ना, तो 2026 में दूसरी जो नंदा राज्य यात्रा है जो अगली होगी वो 2026 में होगी। अब दोस्तों नंदा राज्य यात्रा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपोर्टेंट फैक्ट है, वह भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे, यानी यहां पे बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले बात करेंगे साथियों कि आप सभी जानते हैं नंदा राज्य यात्रा कहां से शुरू होती है, कांसुआ गांव से होती है। कहां से होती है? कांसुआ। तो कांसुआ की बात करें दोस्तों, कांसुआ के नोटी नामक स्थान से। तो कांसुआ के नोटी नामक स्थान से शुरू होती है और कहां तक जाती है? होमकुंड तक जाती है। तो होमकुंड तक जाती है दोस्तों, यह आपको मालूम होगा 280 किलोमीटर। कितना है? 280 किलोमीटर इसकी लंबाई है, यानी इस यात्रा की लंबाई है। पैदल यात्रा है दोस्तों, 280 किलोमीटर है। अब जो ये यात्रा है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, लगभग 19 से और 20 दिन में यात्रा संपूर्ण होती है, यानी ये लगभग 19 से 20 दिन तक ये यात्रा कंप्लीट होती है। अब दोस्तों यानी ये तो हो गया, लेकिन मैं इसके साथ ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कराना चाहूंगा कि जो नंदा देवी राजजात यात्रा है, यह आपको ध्यान रखना है। 2 स्थान ध्यान रखने हैं। एक स्थान आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वह जो स्थान है उस स्थान का आपको नाम ध्यान रखना है, वह है कुरुड़ स्थान। यह जो स्थान है दोस्तों, जैसे यहां पे मैं एक स्थान बनाता हूं यहां पे, कि इस स्थान का नाम है कुरुड़। क्या नाम है? कुरुड़ स्थान। तो कुरुड़ नामक स्थान से दोस्तों जो ये नंदा राज्य यात्रा है वे 2 भागों में बढ़ती है। 2 भागों में बात करें, यानी यहां से नंदा देवी जी की 2 डोलियां उठती हैं। तो 2 डोलियां दोस्तों यहां से जाती है, एक डोली यहां से चलेगी, एक डोलिया यहां से चलेगी। तो यह भी आपको ध्यान रखना, पूछा जाएगा कि नंदा देवी राज्य यात्रा की 2 डोलियां कहां से बनती है, कहां से उठती है, जहां से 2 डोलियों का वो होता है, यानी 2 डोलियां बनती है, वहां से अलग अलग चलती है, तो कुरुड़ नामक स्थान से। अब इसके अलावा भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तो होमकुंड जाने से पहले यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण स्थान आते हैं। तो पूछा जाएगा कि नंदा राज्य यात्रा के समय कौन सा बुग्याल सामने आता है। तो बुग्याल की बात करेंगे दोस्तों, तो यानी बेगनी बुग्याल, जो बेदनी बुग्याल है। तो बेदनी बुग्याल की बात करें दोस्तों, जो नंदा राज्य यात्रा है बेदनी बुग्याल से होकर जाती है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी यहाँ पे रूपकुंड, तो रूपकुंड से होकर भी यह यात्रा जाती है। तो बेदनी बुग्याल और रूपकुंड भी एक बीच में पड़ाव पड़ता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो साथियों यहां से यही हो गया। अब दोस्तों मैं थोड़ा कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको कराना चाहूंगा। जैसे सबसे पहले कि नंदा राज्य यात्रा पे डाक टिकट कब जारी किया गया था, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। डाक टिकट की बात करेंगे तो डाक टिकट दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है वो कराया गया था 22 अगस्त को। 22 अगस्त 2013 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी कराया गया था। तो 22 अगस्त 2013 को नंदा राज्य यात्रा पे 22 अगस्त 2013 को नंदा राज्य यात्रा पे डाक टिकट जारी किया गया था, यानी यहां से ये हो गया। अब दोस्तों एक और यहां पे आपको एक और फैक्ट याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वह फैक्ट कौन सा है? वह फैक्ट दोस्तों यह है कि 2005 में, यानी 26 जनवरी 2005, तो 26 जनवरी 2005 को नंदा राज्य यात्रा उत्तराखंड की झांकी के रूप में शामिल हुई थी। तो यह भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अच्छा दोस्तों इसके अलावा थोड़ा 1-2 फैक्ट और है। जैसे बोला जाता है कि 2020वीं यानी 20वीं सदी की जो सबसे पहली जो नंदा राज्य यात्रा थी वह 1905 में थी, और इससे पहले यानी 2014 से जो पहले की जो नंदा राज्य यात्रा थी वो 2000 में हुई थी। यह हो गया। इसके अलावा दोस्तों पहले कहा जाता था कि जो नंदा राज्य यात्रा है उसमें बलि प्रथा थी, यानी जानवरों की, भैंसे की, इसमें बलि प्रथा दी जाती थी। तो 1831 में ब्रिटिश सरकार द्वारा, यानी उस समय ब्रिटिश का शासन था, तो उन्होंने ये प्रथा बंद करवा दी थी, लेकिन फिर भी कंप्लीटली बंद नहीं हुई थी। फिर बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट 1968 में 1968 में नंदा राज्य यात्रा में जो बलि प्रथा थी वो पूर्णतः समाप्त कर दी थी। तो इन फैक्ट को भी आपको दोस्तों याद रखना है। तो चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, राज्य के समाधान uk.gov.in वेबसाइट शुरू की गई थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह भी आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बन सकता है। अगर इस प्रश्न की बात करें दोस्तों वह है 26 जनवरी 2013, तो इसका आंसर यानी यो हो गया। और अगर आप एग्जैक्ट डेट ध्यान रख सकते हो तो वह 26 जनवरी को, तो 26 जनवरी 2013 को उत्तराखंड राज्य की जो समाधान.uk.gov.in वेबसाइट है इसकी शुरुआत की गई थी। यानी क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 ये हो गया। अब
क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, यह भी बिना ऑप्शंस के इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर ऐसे प्रश्न बनते हैं दोस्तों। प्रश्न 10 है दोस्तों कि बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट फतेह करने वाले राज्य के व्यक्ति थे। अब दोस्तों एवरेस्ट बहुत लोगों ने फतेह किया, आप सभी जानते हैं, एक शीतल राज भी हो गए। अगर हम बात करें राज्य की, उत्तराखंड राज्य की सबसे सबसे कम उम्र में एवरेस्ट फतेह करने वाली महिला की बात करें या व्यक्ति की बात करें तो शीतल होगी। उसके अलावा आप सभी जानते हैं विनोद भी थे, वो 24 वर्ष में क्या था, वो दूसरे व्यक्ति हो गए, है ना। तो बिना ऑक्सीजन की पर, लेकिन बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट फतेह करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो उनका नाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अभी शायद आपको कंफ्यूज हो गया, मैं आपको अभी क्लियर कराता हूं कि बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट फतेह करने वाले राज्य के जो व्यक्ति थे दोस्तों, वह नाम था उनका सूबेदार राजेंद्र सिंह। क्या नाम था? सूबेदार। सूबेदार यानी ये आर्मी में थे। सूबेदार राजेंद्र, सूबेदार राजेंद्र, सूबेदार राजेंद्र सिंह, और ये मूलतः अल्मोड़ा से संबंधित है दोस्तों। तो सूबेदार राजेंद्र सिंह द्वारा बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट फतेह करने का कार्य किया। इन्होंने लगभग 2014 के आसपास ही, इन्होंने 2013-14 के आसपास ही इन्होंने एवरेस्ट फतेह किया होगा, क्योंकि 2013-14 के ही यहाँ पे करंट अफेयर कराए जा रहे हैं। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना, आप सभी को मालूम होगा तासी और नुंगसी दो जुड़वा बहन है, मूलतः वे हरियाणा से संबंधित है लेकिन देहरादून में निवास करते हैं। इन्होंने कब? मई 2013 में। कब दोस्तों? मई 2013 में। मई 2013 में एक साथ एवरेस्ट फतेह किया था। तो यह पूछा जाएगा कि तासी नुंगसी ने एवरेस्ट फतेह किस वर्ष किया था, तो मई 2000, सॉरी 17 लिख दिया मैंने, 2013। तो 2013 इसका राइट आंसर है। तो बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट फतेह करने वाले राज्य के व्यक्ति कौन थे? सूबेदार राजेंद्र सिंह थे। तासी और नुंगसी जो दो जुड़वा बहनें थी, उन्होंने मई 2013 में ऑक्सीजन एवरेस्ट फतेह किया था। इसके अलावा दोस्तों आप सभी जानते हो कि राज्य की सबसे कम उम्र में जो व्यक्ति है, या हम यूं कहें महिला हैं, वह कौन है? शीतल है, जिन्होंने सबसे कम उम्र में एवरेस्ट फतेह किया। और इससे पहले यानी शीतल से पहले 24 वर्ष की आयु में किसने किया था? विनोद ने किया था। वो कहां से? उत्तरकाशी से संबंधित आप सभी जानते थे। तो यह भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न, आज के प्रश्न दोस्तों करंट अफेयर के। 2013-14 की मैं एक और वीडियो लाऊंगा दोस्तों, उसमें भी हम 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो करंट अफेयर के वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आई होप दोस्तों आप सभी को पसंद आए। अगर दोस्तों पसंद आए तो प्लीज अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दे दोस्तों। लाइक जरूर करें दोस्तों, लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलता है कि हम वीडियो जल्द से जल्द आपके लिए बनाएं। तो दोस्तों आई होप आपको पसंद आए, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।